हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बाल विकास। और देखिए बाल विकास में आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकी। ये जो चैप्टर है लास्ट चैप्टर है बाल विकास का, ये लास्ट चैप्टर है। हमने देखिए पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और देखिए प्लेलिस्ट भी बनी है। अगर आपने अभी से तैयारी नहीं की है या कोई क्लास आपकी छूट गई है तो आप जाकर प्लेलिस्ट से आप वो क्लास अटेंड कर सकते हैं। कोई भी विषय अगर आपको पढ़ना है, सारे विषयों की प्लेलिस्ट बनी है, ठीक है, आप वहां से अपनी तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपसे पहले ही कहा था कि हम आठों विषय का, ठीक है, यानी सभी विषयों का देखिए चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए हमने पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए हम डेली आपको रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इस हिसाब से देखिए हमें पता है कि आपको किस हिसाब से तैयार करना है, ठीक है। तो हम वो सारी चीजें आपको देते जाएंगे जिससे कि आप आगे चलकर एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। यानी जैसे हमने बोला था कि 90 प्लस आपको स्कोर लाना है, ठीक है। तो स्कोर 90 प्लस तभी आएगा जब आप देखिए पहले पूरा चैप्टर वाइज पढ़ चुके होंगे। क्योंकि जब पूरी आपकी थ्योरी पढ़ी होगी तभी जाकर आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, केवल डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आंसर आप रटने बैठ जाएंगे तो देखिए आप 90 प्लस स्कोर हो सकता ना ला पाए, ठीक है। तो देखिए अगर आप सीरीज से पढ़ रहे होंगे तो देखिए सीरीज में भाषा जो लिखी होती है काफी टफ भाषा होती है, कठिन भाषा का प्रयोग होता है। और दूसरी बात, उसमें देखिए सारा कुछ सब मिक्सअप किया होता है जो आप देखिए समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। और हमने देखिए हर चैप्टर को अलग अलग, और देखिए जिस हिसाब से चैप्टर वाइज दिया है उसी हिसाब से हमने सारा कुछ देखिए एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाया है। और ये चैप्टर जो है सांख्यिकी, ये देखिए चैप्टर वैसे तो मैथ का चैप्टर है, ठीक है, हमें मैथ में पढ़ना होता है। लेकिन देखिए बाल विकास में ये चैप्टर दिया हुआ है, तो इसमें देखिए हम बाल विकास के हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें देखिए हमें पढ़ना होगा परिभाषाएं। क्योंकि पेपर में देखिए परिभाषाएं पूछी जाएंगी, तो वो सारी परिभाषाएं भी पढ़ेंगे और साथ ही वो सवाल भी बताते चलेंगे, जिससे कि हो सकता है कभी सवाल ही आ जाए, ठीक है। ज्यादातर चांसेस होते हैं कि केवल परिभाषा ही पूछी जाती है, लेकिन हाँ रेयर केस में हो सकता है सवाल आ जाए, तो उस तब के लिए हम साथ ही साथ आपको सवाल भी बताते चलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं सांख्यिकी का परिचय। सांख्यिकी एक विज्ञान है जो डेटा को एकत्र करने, व्यवस्थित करने और विश्लेषण करने और निष्कर्ष निकालने में सहायता करता है, ठीक है। तो ये तो हमने परिचय पढ़ा। अब चलिए हम समझते हैं परिभाषा। तो देखिए पाउले के अनुसार सांख्यिकी अनुसंधान के किसी विभाग से संबंधित तथ्यों का ऐसा संख्यात्मक विवरण है जिन्हें एक दूसरे के संबंध में रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये परिभाषा किसने दी? बावले ने। अगली परिभाषा देखिए है वालिस तथा रॉबर्ट्स के अनुसार, ठीक है। तो सांख्यिकी रीतियों का वह समूह है जिसके द्वारा अनिश्चितता के मध्य बुद्धिमानी से निर्णय लिया जा सकता है, ठीक है। क्रक्सन और काउडन के अनुसार सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्यों का संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा विवेचन कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये देखिए तीन मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार ये परिभाषा रही। चलिए अब आगे समझते हैं हम। तो देखिए सांख्यिकी का अर्थ क्या है? सांख्यिकी का अर्थ है सूचनाओं को संख्यात्मक रूप में इस तरह प्रस्तुत करना जिससे उस पर निर्णय लिया जा सके, ठीक है। यानी सूचनाओं को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करना। अब इसकी प्रकृति कैसी है? यह आधिकारिक विज्ञान है। यह कैसा है? यह आधिकारिक विज्ञान है। यह मात्रात्मक अध्ययन करता है। यानी ये क्या है? मात्रात्मक अध्ययन करता है। इसका कार्य डेटा आधारित निर्णय लेना, यानी डेटा आधारित निर्णय को लेता है। यह निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ होती है। चलिए आगे हम समझते हैं महत्व। शिक्षण और अधिगम मूल्यांकन में सहायक, ठीक है। बच्चों की प्रगति को मापने का तरीका, अनुसंधान व सर्वेक्षण में उपयोगी है, नीति निर्माण में सहायक। तो ये क्या रहे? महत्व, ठीक है। अगर देखिए सांख्यिकी के प्रकार पूछ ले, ठीक है, तो देखिए मुख्य रूप से कितने होते हैं? दो। वर्णनात्मक सांख्यिकी, जैसे औसत या प्रतिशत इसके अंतर्गत आता है। और दूसरा टाइप है निष्कर्षात्मक सांख्यिकी, जैसे अनुमान या परिकल्पना जांच, ठीक है। इनके बारे में नहीं पढ़ना, बस इनके प्रकार आपको याद रखने हैं। चलिए अब आगे हम समझते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन। तो देखिए किसी आंकड़ा समूह में ऐसा मान जो उस समूह का प्रतिनिधित्व करे उसे केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये मापन कितने तरीके से हो सकता है? तो मुख्य मापन देखिए मध्यमान जिसे हम कहते हैं मीन, ठीक है। मध्यांक जिसे हम कहते हैं मीडियन। और तीसरा है बहुलक जिसे हम कहते हैं मोड। देखिए मध्यमान को ही हम कहते हैं समांतर माध्य, समांतर माध्य, ठीक है। और देखिए मध्यांक का दूसरा नाम है माध्यिका, माध्यिका, ठीक है।
और बहुलक का तो बहुलक ही है। ठीक, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं पहले मध्यमान, इसकी परिभाषा समझते हैं। तो देखिए, मध्यमान यानी मीन, इसका परिचय देखिए। मध्यमान को औसत भी कहते हैं, यानी इसे हम औसत भी कह सकते हैं। यह केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन है या मापक है, जो सभी मानों का कुल योग लेकर उसकी संख्या से भाग देता है। ठीक है? तो देखिए परिभाषा पहले समझिए। सभी प्रेक्षणों के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है, वह मध्यमान कहलाता है। ठीक है? तो देखिए, अभी हम आपको एक एग्ज़ाम्पल लेंगे, एक सवाल, तब देखिए समझ में आएगा। तो इसका अर्थ है मध्यमान बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक है? देखिए अगर इस प्रकार सवाल दे दे कि देखिए एक सवाल दिया है 20, 23, 27, 18, 17, 13, 24, 22, इसका निकालना है आपको मध्यमान। तो देखिए मध्यमान निकालने के लिए ये फ़ॉर्मूला लिखा है, यानी कुल योग। तो मध्यमान बराबर कैसे निकालेंगे? मध्यमान बराबर देखिए कुल योग बटे कुल संख्या, बटे कुल संख्या। तो देखिए कुल योग कीजिए, तो इनको सबको जोड़िए, जैसे 20 प्लस 23 प्लस 27 प्लस 18 प्लस 17 प्लस 13 प्लस 24 प्लस 22, यानी इनको जोड़िए, फिर बटे लगाइए। ठीक है? और कुल संख्या यानी टोटल इनको जोड़िए, कितनी संख्याएं हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं, तो 8 से भाग कर दीजिए। ठीक है? यानी इन सभी संख्याओं को जोड़िए, फिर देखिए जितनी संख्याएं हैं उतने से भाग करिए। तो जब इसको भाग करिए तो पहले देखिए जोड़िए, तो जोड़ेंगे कितना आएगा? तो ये टोटल जोड़ आएगा 164। ठीक है? 8 से भाग कर दीजिए। तो देखिए 8 से जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मध्यमान जैसे निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना है? कुल योग करना है। जितनी संख्याएँ दी हैं, उनका पहले करिए योग। इनका सबका आपको योग करना है और जितनी संख्याएँ दी हैं, उतनी संख्याओं से भाग कर दीजिए, यानी उससे भाग कर दीजिए। तो कुल योग हमने निकाला तो 164 आया, और 164 और ये 8 कहाँ से आया? तो देखिए, ये जो लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये 8 कहाँ से आए, तो देखिए टोटल संख्याएँ कितनी हैं? ये टोटल संख्या, इनको काउंट कीजिए, तो ये टोटल संख्याएँ जो हैं 8 हैं, तो 8 से भाग कर दिया गया है। जब इसको आप 8 से भाग करेंगे तो 20.5 आंसर हो जाएगा। ये है आपका मध्यमान निकालने का तरीका। ठीक है? हो सकता है अगर सवाल दे दे तो आपको बिल्कुल ऐसे ही निकालना है। तो चलिए अब हम समझते हैं इसके उपयोग। तो देखिए इसका उपयोग छात्रों के औसत अंक निकालने में, यानी इसका उपयोग कब किया जाता है? अगर औसत अंक निकालना है। ठीक है? कक्षा के औसत प्रदर्शन का मूल्यांकन, यानी जब भी आपको औसत निकालना है तो सेम बिल्कुल यही मध्यमान ही निकालना होता है। ठीक है? अगला है देखिए तुलना करने में सहायता। ये देखिए तुलना करने में इससे काफ़ी मदद मिलती है। चलिए अब आगे हम समझते हैं। अब अगला है देखिए मध्यांक, यानी मीडियन, या इसे ही हमने क्या कहा था अभी? माध्यिका। ठीक है? अब इसकी चलो पहले परिभाषा समझिए। तो देखिए मध्यांक की परिभाषा, ये लिए मध्यांक की परिभाषा समझते हैं। तो यहाँ सब सही कर लीजिए, मध्यांक ही है। ठीक है? मध्यांक भी केंद्रीय प्रवृत्ति का एक मापक है। यह उस स्थान का मान होता है जो व्यवस्थित आंकड़ों के बीच में स्थिर होता है। यह उस मान को दर्शाता है जो आंकड़ों को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। यानी आंकड़ों को क्या करता है? 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है? तो इसकी परिभाषाएँ देखिए, या इसकी परिभाषा देखिए। मध्यांक, ठीक है, यानी मध्यांक वह मान है जो व्यवस्थित आंकड़ों को 2 समान भागों में बाँटता है। यह ना तो अत्यधिक मान से और ना ही न्यूनतम मान से प्रभावित होता है। यानी ना ही अधिक मान से और ना ही न्यूनतम मान से ये प्रभावित नहीं होता है। तो चलिए हम मध्यांक निकालने का एक आपको उदाहरण देते हैं। तो देखिए उदाहरण, तो देखिए हमने एक उदाहरण लिया है, जैसे 6, 8, 5, 10, 9, 11, 15, 4, 7। तो इसका देखिए मध्यांक निकालना है। मध्यांक बोले तो माध्यिका। तो देखिए ये जो आंकड़े दिए हैं, तो पहले इनको लिखना है आरोही क्रम में। पहले आपको कैसे लिखना है? आरोही क्रम। तो आरोही क्रम कैसे लिखेंगे? सबसे छोटा, यानी सबसे छोटी संख्या कौन है? तो सबसे छोटी संख्या पहले 4, फिर कौन लिखेंगे? उससे बड़ी 5, फिर 6, फिर 7, इसके बाद 8, फिर 9, ठीक है? 10, फिर 11 और फिर 15। अब देखिए इनको आरोही क्रम में लिखा। अब इनको देखिए काउंट कीजिए, ये संख्याएँ हैं कितनी? तो जब इनको काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यानी n बराबर लिखेंगे हम 9। ये बताइए 9 कैसी संख्या है? सम या विषम? तो ये विषम संख्या है। तो हम विषम संख्या वाला सूत्र लगाएँगे। तो देखिए मध्यमान बराबर, ये सॉरी, मध्यांक बराबर विषम संख्या जब भी होता है तो उसका फ़ॉर्मूला होता है देखिए n+1/2 वें पद का मान, 2वें पद का मान। ये आपको सूत्र लगाना है। तो n बराबर कितना है? 9। तो लिखिए 9, 1 जोड़िए +1/2, देखिए वें पद का मान।
फिर आगे देखिए, ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10/2। जब इसको भाग करेंगे तो 2 एकन्ना 2, 2 पंचे 10, कितना आएगा 5। तो देखिए कितना आया, 5वें पद का मान, यानी आंसर कितना है 5, तो 5वें पद का मान। अब इसमें आपको देखना है कि 5वां पद कौन है। देखिए यहाँ पर हमने भाग किया तो देखिए 5 आया, तो यहाँ पर देखिए 5वां पद कौन है, तो यहाँ पर आपको देखना है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5वां पद है 8। तो मध्यांक कितना होगा? तो आंसर होगा 8। ये होगा मध्यांक या माध्यिका। ठीक है? ये सब दूसरा उदाहरण समझिए। तो देखिए 7, 5, 6, 3, 2, 9, इसका देखिए मध्यांक या माध्यिका निकालनी है। तो पहले पदों को जोड़िए, यानी पद कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल पदों की संख्या कितनी है? 6। 6 संख्या कैसी है? सम या विषम? तो सम है। ऐसे लिखिए सम। ठीक है? अब देखिए सम का एक अलग फ़ॉर्मूला होता है। तो देखिए माध्यिका बराबर माध्यिका या मध्यांक, माध्यिका बराबर, तो देखिए n बटे 2वें पद का मान, वें पद का मान, प्लस n बटे 2वें प्लस 1वें पद का मान, पद का मान, बटे पूरे का बटे 2। तो चलिए अब हम समझते हैं इसको, देखिए कैसे लगेगा ये। तो देखिए n बराबर कितना है, तो ये जो 6 लिखा हमने, ये 6, n बराबर 6, ठीक है? इसको रखिए n की जगह पर। तो देखिए 6/2 वें पद का मान, प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान, तो n की जगह पर लिखिए 6/2 प्लस 1, ठीक है? वें पद का मान, हम लैंग्वेज यहाँ नहीं लिख रहे हैं, ठीक है? ऊपर लिखी है, बटे करिए 2। तो देखिए 2 से जब इसको भाग करेंगे, 2 एकन्ना 2, 2 तियाँ 6, यहाँ 3 आएगा। इसको काटिए, 2 एकन्ना 2, ठीक है? 2 एकन्ना 2, 2 तियाँ 6। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कितना आया देखिए 3, तो 3वें पद का मान, 3वें पद का मान, प्लस यहाँ पर कितना है देखिए 3 1 4, 4वें पद का मान, 4वें पद का मान बराबर, बटे 2। तो अब देखिए 3वां पद कौन-सा है? यानी तीसरा पद कौन-सा है? ऊपर जो हमने आरोही क्रम लिखा था, यहाँ पर देखिए आरोही क्रम में तीसरा पद। तो चलिए हमको पहले हमने आरोही क्रम में नहीं लिखा है तो अब लिख लेते हैं। तो देखिए आरोही, आरोही क्रम। तो देखिए सबसे पहले छोटा 2, फिर देखिए 3, फिर लिखिए 5, फिर लिखिए 6 और इसके बाद 7 और इसके बाद 9। तो ये हमने लिखा आरोही क्रम। तो देखिए इसमें तीसरा पद कौन है? तो देखिए 1, 2, 3, तीसरा पद है ये 5 और चौथा पद कौन है? ये है 6, ठीक? अब देखिए सवाल पर आइए। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है देखिए, लिखना है 3वें पद का मान, यानी तीसरे पद का मान, तो तीसरा पद हमने ऊपर क्या निकाला? तो 5, देखिए 5 और 6, यानी तीसरा चौथा पद है 5 और 6। तो देखिए 5 और प्लस 6 बटे करिए 2, यानी ये 5 कहाँ से आए? तो हमने वहाँ जो आरोही क्रम लिखा हमने, तो वहाँ पर ये तीसरा पद है 5 और चौथा पद कौन है? 6, इनको जोड़िए 2 से भाग करिए। तो जब आप 2 से भाग करेंगे देखिए, तो 6 5 11, 11/2, ठीक है? 2 एकन्ना 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5.5। तो देखिए आंसर कितना लाया हमने? 5.5। ये क्या आया है? मध्यांक, यानी मध्यांक, या इसे हम क्या कहते हैं? माध्यिका, माध्यिका। ठीक, कितनी आई? 5.5। तो देखिए जब सम होता है तो एक उसका दूसरा फ़ॉर्मूला है, यानी ये वाला फ़ॉर्मूला, और जो विषम है तो उसका दूसरा फ़ॉर्मूला है। अब इन दोनों के देखिए हम आपको शॉर्ट तरीके बता रहे हैं। ये कुछ भी आपको नहीं अगर करना है तो देखिए एक शॉर्ट तरीका देखिए। तो चलिए अब हम दूसरा शॉर्ट तरीका देखते हैं। देखिए सवाल दिया है, जैसे सम पहले जो पद दिए हैं, तो देखिए, तो चलिए अब हम देखिए मध्यांक निकालने का देखिए आपको शॉर्ट तरीका बताते हैं, ये दोनों का। तो देखिए सबसे पहले आइए विषम वाला देखिए। तो चलिए आते हैं हम विषम पर। तो देखिए, इसमें देखिए हमें निकालना था मध्यांक यानी माध्यिका। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आरोही क्रम लिखना है। फिर आरोही क्रम लिखिए, इसके बाद पदों को काउंट कीजिए कि पदों की संख्या कितनी है। तो देखिए हमने पदों को काउंट किया तो ये 9 आया। तो जब भी देखिए 9 आया, विषम संख्या है, तो आपको क्या करना है देखिए, 1 इधर काटिए, 1 इधर काटिए, 1 इधर से 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 काटिए और 1 इधर से काटिए। जो बीच में बचा वही है आपका माध्यिका। ठीक है? ये हो गया शॉर्ट तरीका। यानी माध्यिका कितना है? 8। और देखिए हमने जो सवाल सूत्र से लगाया उसमें भी आंसर देखिए 8 है, ठीक है? ये हो गया शॉर्ट तरीका, यानी ऐसे आपको करना है। जैसे इस प्रकार दिया हो, कहे 2, 3, 4, 5, 7,
ठीक है? इनकी अगर माध्यिका निकालनी है, तो पहले पद देखिए कितने हैं? ये पद हैं देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 विषम संख्या है, तो जब विषम संख्या हो तो देखिए, एक इधर का काटिए, एक उस साइड का काटिए, एक इस साइड का काटिए, एक इस साइड का काटिए, जो बीच में बच जाए, वही होती है माध्यिका या मध्यांक, ठीक है? ये विषम के लिए है, अब सम वाला देखिए, तो देखिए दूसरा जो उदाहरण है इसका देखिए दूसरा शॉर्ट तरीका, तो इन इसमें देखिए हमने पदों को काउंट किया। पहले आप लिखेंगे आरोही क्रम में लिखने के बाद पद को काउंट कीजिए। तो हमने काउंट किया तो पदों की संख्या आई n बराबर आया 9 सॉरी n बराबर कितना आया 6 यानी 6। तो 6 कैसी संख्या है? सम संख्या है। जब भी सम संख्या हो यानी जब भी सम संख्या है क्या करना है देखिए, इधर काटिए पहले लास्ट का और फिर फर्स्ट वाला काटिए, फिर इधर ये काटिए, फिर ये काटिए। बीच में देखिए जब सम होगा तो 2 बचेंगे, यानी 5 और 6 बच रहा, इनको जोड़ लीजिए। 5 + 6 और 2 से भाग कर दीजिए। तो देखिए वही आएगा 11/2 भाग करेंगे तो 5.5। ये हो गया आपका देखिए शॉर्ट वाला तरीका, ठीक है? तो चलिए अब हम आगे समझते हैं बहुलक के बारे में। चलिए अब हम समझते हैं बहुलक क्या होता है। तो बहुलक आंकड़ों का वह मान है जो सबसे अधिक बार दोहराया जाता है। यह केंद्रीय प्रवृत्ति का एक महत्वपूर्ण मापक है, विशेषकर तब जब कोई मान बहुत अधिक बार आता है। यानी जब कोई मान बहुत अधिक बार आता है तब इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए परिभाषा बहुलक वह मान होता है जो किसी आंकड़ों की श्रेणी में सबसे अधिक बार आता है। तो देखिए जैसे लिखा हो 2, 3, 5, 7, 5, 5, 3, 5, 2। तो इसमें देखिए अगर बहुलक निकालना हो तो आप वो संख्या लीजिए जो संख्या ज्यादा बार आई हो। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा बार 5 आया है, एक बार आया यहाँ, 2, 3 और ये 4। सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 5 है। यानी तो चलिए हम उदाहरण से समझते हैं कि जैसे बहुलक कैसे निकाला जाता है। जैसे कोई लिखा है कि 2, 3, 5, 7, 5, 3, 5, 7, 5, ठीक है? फिर देखिए अब इसमें देखिए आपको जो संख्या यानी जो अंक सबसे ज़्यादा बार आया हो, वही होता है बहुलक। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा बार आया है देखिए 5, एक बार यहाँ पर 5 है, एक बार यहाँ पर 5 है और एक बार यहाँ पर 5 है और एक यहाँ 5, यानी 4 बार आया है 5। तो बहुलक क्या होगा? यानी बहुलक बराबर आ जाएगा 5, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है? तो देखिए अब इसका अर्थ समझिए बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला मान, ठीक है? जैसा कि हमने पहले आपको बताया। तो इसका उपयोग देखिए सर्वाधिक पसंद या लोकप्रिय वस्तु जानने में, ठीक है? बाजार अनुसंधान में इनका उपयोग होता है, बाजार अनुसंधान में, वस्त्र, जूते या अन्य उत्पादकों की मांग विश्लेषण में, बच्चों की रुचियों या प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने में। अब चलिए इसका हम महत्व देखते हैं। इसका महत्व क्या है? आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, यानी ये जो बहुलक है बहुत आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। असंख्य या असंतुलित आंकड़ों में उपयोगी है। अत्यधिक दोहराए गए मान को दर्शाता है, यानी अत्यधिक दोहराए गए मान को दर्शाता है। किसी प्रवृत्ति को जानने में सहायक है। ठीक है? तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और देखिए बाल विकास के लास्ट क्लास थी, ठीक है? अब देखिए हम बाल विकास में डेली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएँगे जिससे कि आप अच्छे अंक ला सकें, ठीक है? और प्रीवियस ईयर पेपर करवाएँगे और संभावित पेपर भी करवाएँगे जिससे कि आपकी देखिए तैयारी बेस्ट क्वालिटी की हो सके। अगर इस क्लास से कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।